नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2021-22 और कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर का एक परिकल्पन जारी किया गया उसके संबंध में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1 है राज्य सरकार द्वारा जारी परिकलन पत्र, उसके बाद नई और पुरानी स्लेब में अंतर, नहीं मिलेगी छूट या नहीं मिलेगा छूट का कोई भी लाभ, आयकर विभाग की धारा 80 और उसकी उपधाराएं, एक्सेल सीट द्वारा किया गया तुलनात्मक अंतर, ये चीजें हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। नंबर 1 हम देखते हैं राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिकलन। तो इस परिकलन के अंतर्गत देखिए यहाँ पर जो जयपुर से 3 अगस्त को जारी किया गया था, ये एक परिकलन वित्तीय वर्ष 2021-22 से कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर का जो परिकलन है वो है। इसमें देखिए यहाँ पर कुल आय वार्षिक और उसके बाद पुरानी दरों से इनकम टैक्स का पे करना है और नई दरों से, तो दोनों में ही आपको यहाँ पर अंतर हम विस्तार से आगे दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही कहाँ कहाँ आपको छूट नहीं मिलेगी, तो ये छूट के जो बिंदु हैं इनके अंतर्गत आपको छूट नहीं मिलेगी अगर आप नए परिकलन का चयन करते हैं। अगर आप पुरानी दरों से इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको कोई नुकसान इसमें नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुरानी और नई आयकर की दरों में क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्रम संख्या 1 2.5 लाख तक दोनों ही नई और पुरानी दरें हैं, उनमें 0 इनकम टैक्स है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के मध्य आपको मिलती है 5% की आयकर, आपका पे होगा 5%। लेकिन अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो आपका यहाँ पर 12,500 रुपए की वो छूट भी आपको मिल रही है। तो यहाँ पर 5 लाख तक की आय के लिए आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन 5 लाख से अधिक आय होने की स्थिति में आपको ये सारी की सारी स्लेबें हैं, इनके ऊपर नजर रखनी होगी। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच अगर आपकी वार्षिक आय होती है तो आपको पुरानी दर से 20% इनकम टैक्स पे करना होता है और नई दर से 10%। अब ये आपको सबसे अधिक आकर्षित करने वाली चीज है कि भाई यहाँ पर 20 लग रहा है और यहाँ पर हमें 10% नई में पे करना है। और 7.5 से 10 लाख के बीच अगर आपके आय है तो यहाँ पर 20 लग रहा है और यहाँ पर 15 लग रहा है, ये भी आपको आकर्षित करती होगी। उसके बाद 10 लाख से 12.5 लाख में यहाँ पर देखिए 30% लग रहा है पुरानी में, जबकि नई में कितने लगेगा, केवल 20% ही लगेगा। ये भी आपको ऐसे रोमांचित करने वाली चीज है जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमें बहुत ज्यादा छूट देने वाली है। और 12.5 से 15 लाख के बीच यहाँ पर 30% है तो यहाँ पर 25 है, और 15 लाख से अधिक पर 30% इनकम टैक्स की दरों का निर्धारण किया गया है। लेकिन जो नई दरें हैं वो आपको आकर्षक और लुभावनी तो लग रही है, लेकिन जब आप इसके अंदर इनके अंतर को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी दरें बेहतर है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं मिलेगा फायदा। सबसे पहले अगर आप नई दर का चयन करते हैं तो आपको किन किन चीजों में फायदा नहीं मिलेगा वो आप देख लीजिए। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है नई दर के चयन पर आपको ये नहीं मिलेगी। नंबर 2 हाउस रेंट अलाउंस, ये भी आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप किसी किराए के मकान पर रह रहे हैं, आप पे उसकी रसीद लगा के इनकम टैक्स में छूट चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, आपने गृह ऋण ले रखा है और उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उसके तहत आप छूट चाहते हैं तो वो छूट भी आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A, इसका डिस्कशन हम अगले पृष्ठ में करने वाले हैं, इसको बड़ा गहराई से देखना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस है, इसकी छूट नहीं मिलने वाली। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई ऋण ले रखा है और बाल उच्च शिक्षा के लिए, तो उसकी आपको यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाली। लीव ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के अंतर्गत भी छूट नहीं मिलेगी, और एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंतर्गत भी छूट नहीं मिलने वाली है अगर आप नए स्लेब का चयन करते हैं तो। आगे देखिए आयकर की जो धारा 80 है उसके अंतर्गत हमने अभी बात की थी डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A, वो क्या है। तो उसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 80C, धारा 80C की। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ खास विकल्पों में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इन विकल्पों में EPF, VPF, PPF, ELSS, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग FD है, और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, NPS है, NSC है, SCSS है, नाबार्ड बॉन्ड है, और कुछ अन्य विकल्प शामिल होते हैं जिसमें आप निवेश करते हैं तो आपको आयकर में छूट मिलती है। लेकिन नए आयकर स्लैब में आपको ये छूटें नहीं मिलने वाली। तो 80C के अंतर्गत आपको लाभ नहीं होगा
नंबर 2 80D स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। आपके खुद की, आपके परिवार के किसी भी सदस्य की या माता पिता की जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी करवाते हैं और उसके प्रीमियम पर जो आपको छूट मिलती है वो भी आपको नहीं मिलने वाली। नंबर 3 देखिए 80D जो विकलांग व्यक्ति अथवा विकलांग कार्मिक है जिनकी 40% विकलांगता की स्थिति में 75,000 की छूट मिलती है तथा 80% या उससे अधिक विकलांगता की स्थिति में 1,25,000 तक की जो छूट मिलती है वो भी यहाँ आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद 80A उच्च शिक्षा हेतु जो ऋण दिया गया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं आप, उसकी भी आपको आयकर में छूट मिलती है, लेकिन अगर आप नए स्लैब का चयन करते हैं तो ये छूट भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा देखिए 80G कुछ फंड्स और धर्मार्थ संस्थाओं को आपके द्वारा जो दान दिया जाता है उस दान पर आपको आयकर में छूट मिलती है, वो भी आपको इससे नए स्लैब में छूट नहीं मिलने वाली। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें ब्याज में छूट नहीं मिल रही। उसके बाद देखिए 80TTA आपके जो बचत खाते होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उनमें जो ब्याज होता है उनके संबंध में भी आपको छूट मिलती है, लेकिन यहाँ नए स्लैब के चयन पर ये छूट भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से 80 आयकर की धारा 80 है उसके विविध भागों में आपको जो ये छूटें मिलती थी वो सारी की सारी छूटें अगर आयकर विभाग का जो नया स्लैब है उसका चयन करते हैं तो ये आपको नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब देखिए यहाँ पर एक विवरण का परफॉर्मा है जिसके अंतर्गत हम जो हमारे पास जो लेटर है उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 देखते हैं। ये जो पार्ट 2 है इसको यहाँ से जहाँ ये बोल्ड किया हुआ है इसमें देखिए यहाँ पर सूचना संलग्न परफॉर्मा में ये 20/9/2021 तक, यानी अगर आप नए स्लैब का चयन करते हैं तो आपको ये परफॉर्मा भरना है। लेकिन इस परफॉर्मे को भरने पर आपको यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखा है कि क्या फायदा होगा या नहीं होगा। यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.5 लाख रुपए है तो अतिरिक्त स्वयं निवेश की राशि दर्शाई जाने का कोई औचित्य नहीं है। यानी ये फॉर्मा आप भरना या चाहे न भरना कोई भी आपको इससे फायदा नहीं होगा अगर नई स्लैब से आप छूट जाते हैं तो। अगर 1.5 लाख से कम है, आपकी वेतन से सीधी कटौती 1.5 लाख से कम है तो यहाँ पर देखिए LIC PLI वगैरह आप इंक्लूड करके इसमें 1.5 लाख तक की राशि जो बनती है उसके अंतर्गत आपको छूट मिलेगी, लेकिन 1.5 लाख से अधिक की किसी भी प्रकार की आप छूट नहीं ले पाते। अगर आपकी सैलरी से हो रही कटौती 1.5 लाख रुपए से कम है तो ऐसी स्थिति में आप ये परफॉर्मा भर सकते हैं तथा इसका लाभ ले सकते हैं, परंतु किसी भी स्थिति में 1.5 लाख से अधिक की छूट आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से नए और पुराने स्लैब का हम यहाँ पर अंतर समझ ही गए होंगे कि जो नए स्लैब की जो आपको जो दरें दिखाई गई है वो दरें यहाँ पर कम जरूर लग रही है, आपको रोमांचित करने वाली लग रही है, लेकिन यहाँ पर पुराने स्लैब में जो फायदे मिल रहे थे वो यहाँ पर नहीं मिल रहे। जो नए और पुराने स्लैब में जो अभी हम बात कर रहे थे उसमें हम अंतर समझते हैं एक एक्सेल शीट के माध्यम से। यहाँ पर देखिए मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है और इस एक्सेल शीट में यहाँ पर देखिए चूज स्कीम, आप यहाँ पर आयकर की जो स्कीम चल रही है दोनों, उनमें से ओल्ड और न्यू दोनों प्रकार की स्कीम के अलग अलग रूप से चयन करके आप इनकम टैक्स में जो अंतर है उसका निर्धारण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी स्कीम हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी फायदेमंद नहीं है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन है वो 40,100 रुपये है, 39,100 रुपये किसी कर्मचारी का मूल वेतन है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अगर न्यू स्कीम का चयन करता है तो उसे किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है और वो लगभग 12-13 हजार रुपये इनकम टैक्स पे करेगा। यहाँ पर देखिए 12,963 रुपये। लेकिन अगर वो पुरानी स्कीम का चयन कर लेता है तो वो यहाँ पर देखिए 0 रुपये का इनकम टैक्स पे करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसे एक्स्ट्रा डिडक्शन यहाँ पर जो दिखाई जा रही है उस सभी का फायदा उसे मिल रहा है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वार्षिक बेसिक 45,100 रुपये है, तो 45,100 रुपये के साथ ही अगर वो पुराने स्कीम का फायदा लेना चाहता है या पुराने स्लैब से काम करना चाहता है इनकम टैक्स के अंतर्गत, तो यहाँ पर उसे एक्स्ट्रा जो डिडक्शन है वो ऐड हो रही है और उस ऐड होने से, एक्स्ट्रा डिडक्शन ऐड होने से उसे इनकम टैक्स 0 पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ पर नई स्कीम का चयन करता है तो यहाँ पर उससे लगभग
23,000 रुपये का इनकम टैक्स पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसे विविध प्रकार की जो लगभग 1 लाख की छूट है वो छूट यहाँ पर उसे नहीं मिलने वाली। तो इस तरह से अगर हम दोनों की कंपेरिटी करते हैं, यहाँ पर देखिए जो एक्सेल शीट है इसमें न्यू स्कीम के अंतर्गत कि मैंने न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग और ओल्ड शेड्यूल के अंतर्गत दोनों तरीके से यहाँ पर बना रखा है। तो अगर वो न्यू स्कीम का फायदा लेना चाहता है तो यहाँ पर न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग उससे 23,000 के लगभग इनकम टैक्स पे करना होता है, और न्यू स्कीम के अंतर्गत वो ओल्ड स्कीम अप्लाई करवाता है तो उसी परिस्थितियों में उसका ये जो बन रहा है वो लगभग 33,500 बन रहा है। लेकिन ये जो 33,500 बन रहा है वो यहाँ पर इस छूट के बिना है। अगर हम यहाँ पर पुरानी स्कीम का चयन कर लेते हैं, ओल्ड स्कीम का, तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाता है, यानी उसे किसी भी तरह का इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है। तो इस तरह उसकी गणना कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपका जो जुलाई से आपको पता ही है कि आपका जो इनकम टैक्स है वो आप खुद अपने पे मैनेजर की खुद की आईडी से आपको खुद ही उसकी डिडक्शन करनी है। यहाँ पर आपका जो डीडीओ है वो डिडक्शन नहीं करता है, इसलिए आप पहले दोनों स्कीमों को ध्यान से कंपेयर कीजिए और उसके बाद आप इनकम टैक्स की कटौती वहां से शुरू कर दें।